हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, कितने होते हैं। तो 4 नियमों के बारे में आप लोगों को बताया गया था और उस समय ये बताया गया था कि इन्हीं नियमों के आधार पर ही किसी गोलीय दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसका किरण आरेख खींचा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि जो गोलीय चाहे उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है उसके समीप में अलग अलग स्थितियों में रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए ये किरण आरेख खींचा जाएगा। अब देखिए, प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण जिसका आपको बताया गया था कि जो परावर्तक तल होता है वह दबा हुआ होता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसका जो परावर्तक तल है ये दबा हुआ है और इसके सामने इसकी कुल 6 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है अनंत, मतलब जब वस्तु बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और फिर इसके पश्चात इसकी जो दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति आपका आता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर आपका वक्रता केंद्र, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, फिर मुख्य फोकस पर और मुख्य फोकस फिर ध्रुव के बीच में। तो इस तरीके से इसकी कुल 6 स्थितियां होती हैं। उन 6 स्थितियों को यहाँ पर ये वस्तु की स्थितियां लिखी गई हैं। अब इन स्थितियों में यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला जो आपका है वो है अनंत पर, यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो आपको पता है कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो परस्पर समांतर होंगी। तो कोई भी 2 समांतर प्रकाश की किरणें, मान लीजिए पहला जो प्रकाश किरण है ये इस तरीके से आता है और ये इसके मुख्य फोकस से होकर जाता है। और फिर आपको प्रतिबिंब बनाने का जो पहला नियम बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, दूसरे पहले में तो ये बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरे में ये बताया गया था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और फिर ये जो दूसरी प्रकाश किरण है ये मान लीजिए कि इसके वक्रता केंद्र से होकर आता है इसी के समांतर, तभी ये माना जाएगा कि ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं। तो इसके समांतर मान लीजिए दूसरी प्रकाश किरण है जो इसके मतलब समांतर, पहले प्रकाश किरण के समांतर वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये बताया गया था कि आपको जैसे ही वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण इस दर्पण से टकराएगी, यानी दर्पण से परावर्तित हुई, तो परावर्तन के पश्चात ये तीसरे नियम में आपको बताया गया था कि वो अपना उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती हैं वही तो बताया गया था कि उस वस्तु का या बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो इस तरीके से ये मान लीजिए यहाँ पर अनंत पर कोई एक वस्तु रखा गया है तो उस वस्तु का वहां से जो चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ पर मिल नहीं, इसका मतलब यही क्या होगा, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि अनंत पर स्थित ये जो बहुत बड़ा वस्तु था इसका जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बना, मुख्य फोकस पर। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपका है मुख्य फोकस, यानी यदि कहाँ पर रखा गया है अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनना, उल्टा। देख रहे हैं जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपको बताया गया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी और एक बताया गया था वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, परंतु ये आपका उल्टा प्रतिबिंब देख रहे हैं, उल्टा बनना है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो प्रकृत होगा, प्रकृत आप लिखेंगे जब तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक उल्टा, ये वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। और आकार यदि आपको बताना तो आकार तो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा। ये हो गया आपका पहली स्थिति। अब इसके पश्चात मान लीजिए कि ये जो वस्तु है बस दूसरी स्थिति में कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये मान लीजिए इधर अनंत और फिर ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में कहीं यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखा गया, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किरण आरेख खींच करके इसको दर्शाना है। तो इसके लिए जैसे इसके पहले हम माने थे कि अनंत पर यदि वस्तु स्थित था तो अनंत पर कोई एक वस्तु दिखाया गया था, वहां से समांतर प्रकाश की किरणों को दिखाया था।
देखिए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का खींचना जरूरी होता है, तभी ये पता चलता है कि ये प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलेंगी। 2 से अधिक भी खींच सकते हैं लेकिन 2 जरूरी होता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु अनंत और फिर वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर स्थित है, फिर इससे चलने वाली 2 प्रकार की प्रकाश किरणों को दिखाते हैं। जैसे प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताया गया। पहला आपको बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो चाहे आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को पहले दर्शाइए। ये दूसरा आपको बताया गया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तीसरा बताया गया वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हम वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले कोई भी प्रकाश किरण खींचते हैं या दिखाते हैं, तो ये दर्पण जो है इसका द्वारक छोटा है, जिसके कारण ये उससे परावर्तित नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 प्रकाश किरणों को दिखाते हैं। पहले प्रकाश किरण दिखाते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब पहले नियम के अनुसार यदि ये दर्पण से परावर्तित होता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और इसके पश्चात जो दूसरा नियम आपका है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्शाते हैं। तो ये जो दूसरी प्रकाश किरण है, जैसे मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस तरीके से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। इसका मतलब यही क्या होगा, इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। यानी कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो है C और F के मध्य। तो ये C और F वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा ही है। फिर इसके पश्चात आप ये देख रहे हैं कि वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो बहुत छोटा नहीं है परंतु छोटा है, तो यहाँ पर केवल लिखेंगे छोटा प्रतिबिंब। यानी इस तरीके से दूसरी स्थिति में ये पता चल गया कि यदि वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब आपका C और F के मध्य में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब इसके पश्चात देखते हैं जो तीसरी आपकी स्थिति है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ पर रखा गया हो, वक्रता केंद्र पर, यानी कि C पर रखा गया हो। वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको इसके पहले बताया गया है। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वही है दर्पण का वक्रता केंद्र। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा गया है, तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु का इस दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसका किरण आरेख खींचना है। किरण आरेख खींचने के लिए जो आपको नियम बताए गए उन नियमों का प्रयोग करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि हम प्रकाश किरण यहाँ से तीसरे नियम का प्रयोग करते हैं, तो तीसरे नियम का यदि प्रयोग करते हैं तो इस वस्तु से चलने वाली जितनी भी प्रकाश किरणें हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, क्या ये दर्पण से परावर्तित तो होंगी, नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उस तीसरे नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, पहले और दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। तो यदि देखिए पहले नियम का प्रयोग करते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण खींचेंगे और जब ये परावर्तित होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरे नियम के अनुसार यदि ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण है तो जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों प्रकाश किरणों को दिखाया गया जो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। अब ये जो बिंदु है यही, या फिर यहाँ पर ये इस तरीके जो वस्तु प्राप्त होगा यही क्या होगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वस्तु रखा गया उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसी बिंदु पर, यानी वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, C पर बनता है। ये जो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही है और इसके पश्चात ये बराबर है वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र पर यदि कोई भी वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब फिर अगली स्थिति देखते हैं जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में हो। मान लीजिए कि ये जो वस्तु है
यहाँ पर रखा गया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया। अब इससे चलने वाली दो प्रकाश किरणों को आप दर्शाएंगे। तो चार नियम बताए गए, चारों नियमों में से एक नियम का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, वक्रता केंद्र। फिर इसके अतिरिक्त दो नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के, इससे चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश किरण है, तो यदि ये मान लीजिए दर्पण से परावर्तित होता है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा जो प्रकाश किरण है, मान लेते हैं कि ये दूसरे नियम के अनुसार मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, तो ये जो मुख्य फोकस से होकर जाने वाला प्रकाश किरण जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही है, परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें जहां पर भी काटती हैं वही उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो वस्तु था जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया था, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इधर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसको आप देख सकते हैं सी और अनंत के बीच। इसके पश्चात प्रतिबिंब का जो प्रकृत है वो तो वही है, वास्तविक और उल्टा। अब फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो वस्तु था, वस्तु प्रतिबिंब की तुलना में छोटा है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा, यानी जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बन रहा है। अब इसके बाद फिर आपकी जो अगली स्थिति है उसमें देखेंगे, यदि मान लीजिए वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु रखा गया आपका मुख्य फोकस पर, वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसके लिए किरण आरेख खींचना है। तो मान लिया गया कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा गया है। अब इससे चलने वाली दो प्रकार की प्रकाश किरणों को आप दर्शाएंगे। तो मान लिया गया कि जो पहला प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाता है। दूसरा मान लीजिए प्रकाश किरण कोई इस तरीके का है जो दर्पण से टकराने के पश्चात ये वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि ये पहले यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण इधर की तरफ जाती है और जैसे ही ये दर्पण से परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से होकर चली जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र के सीध में ही जाने वाली प्रकाश किरण थी। तो निश्चित है कि जब ये दर्पण से परावर्तित होगा तो वो पुनः उसी मार्ग पर वापस आएगा। और ये जो मुख्य अक्ष के समांतर, तो पहले नियम के अनुसार ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों परावर्तन के पश्चात जाने वाली प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें समांतर हैं और समांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो माना जाता है अनंत पर काटती हैं। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो यदि अनंत पर बनेगा तो लंबाई भी अनंत होगी, इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, वो वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर रखा गया होता है, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है देख रहे हैं अनंत पर, तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे कि अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। और फिर वास्तविक उल्टा, इसकी प्रकृति तो वही होगी। और फिर इसके पश्चात उसका जो आकार होगा तो देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है। अब आपकी लास्ट स्थिति, मतलब जब वस्तु को कहाँ पर रखा गया हो, F और P के मध्य में। F मतलब मुख्य फोकस और P यानी कि दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में यदि वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये देखना है। इसके लिए किरण आरेख खींचेंगे। तो मान लिया गया कि कोई एक वस्तु है यहाँ पर स्थित है। अब इससे भी चलने वाली दो प्रकार की प्रकाश किरणों को आप दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि जो पहला प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये जो जाने वाली प्रकाश किरण है जब दर्पण से परावर्तित होगी तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और जो दूसरा प्रकाश किरण है, मान लेते हैं कि जो दूसरा प्रकाश किरण है वो ये वक्रता केंद्र से उस वस्तु के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा के सीध में जाता है, यानी ये इस तरीके से यहाँ से प्रकाश किरण चलता है। तो ये जो प्रकाश किरण है जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगा तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आएगा। अब ये देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ से दर्पण से टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें हैं, लौटने वाली प्रकाश की किरणें,
ये दूर हटती जा रही हैं। तो जैसा कि अब यदि ये प्रकाश किरणें समांतर होती तो ये अनंत पर जा करके मिल जाती, परंतु ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि आगे ये अनंत पर भी जा करके नहीं मिल सकती, मतलब ये प्रकाश की किरणें कभी भी नहीं मिल सकती हैं। तो ये मिलेंगी किधर? यदि इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये देखेंगे कि प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर, इन परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर देखा जा रहा है कि ये प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल नहीं रही वास्तव में, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही क्या होगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। और इसी को बताया गया था कि ये कौन सा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस स्थिति में जब वस्तु F और P के मध्य में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा। और इसका जो आकार है वो वस्तु की तुलना में बड़ा। तो ये जो था अवतल दर्पण के समीप में अलग अलग स्थितियों में रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख। अब ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण भी है। उत्तल दर्पण में एक ही स्थित होता है, मतलब ये देखेंगे कि जो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी दर्पण के समीप में वस्तु को रख करके उसका किरण आरेख खींचना होता तो हमेशा जो वस्तु होता है वो दर्पण के बाईं ओर होता है, कभी भी दर्पण के दाईं ओर वस्तु को नहीं रखा जाता है। तो यदि मान लीजिए ये आपका कौन सा उत्तल दर्पण है, परावर्तक तल उभरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यदि इसके समीप में कोई भी वस्तु रखते हैं तो इसका मुख्य फोकस इधर और वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, और ये इसका मान लीजिए ध्रुव है तो इसके इधर यदि कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसकी केवल एक ही स्थिति होती है, ध्रुव पर तो रखा नहीं जाएगा। अनंत पर मान लीजिए अनंत और फिर अनंत और पी के बीच में दो स्थितियां हो सकती हैं। तो इसमें यही मानेंगे कि यदि कोई भी वस्तु इसके समीप में यहाँ पर रखा गया, कहाँ पर है? ये अनंत और ध्रुव के बीच में केवल एक ही स्थिति है, तो वही एक ही स्थिति मान लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच में यदि वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब बनाने का जो आपको नियम बताया था वही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई प्रकाश किरण है, तो जब ये दर्पण से परावर्तित होगा तो परावर्तन के पश्चात बताया था या तो मुख्य फोकस से होकर जाता है तो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ये इस तरीके से। तो ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। फिर एक दूसरा प्रकाश किरण मान लीजिए जो इसके वक्रता केंद्र की ओर सीधे जाता है, तो बताया गया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इधर जा रहा है और परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण इधर, तो ये भी दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? दूर जा रही हैं। तो इस तरीके जैसे जैसे जा रही हैं आगे की तरफ ये दूर हटती जा रही हैं, तो ये इधर की तरफ तो कहीं मिलेंगी है नहीं। फिर इनको क्या किया गया? ये पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो ये देखा गया कि किसी बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां पर भी ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है वही क्या? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से इसकी एक ही स्थिति होती है अनंत और ध्रुव के बीच। और यदि यहाँ पर वस्तु को हम रखते हैं तो इस वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किधर बनता है? दर्पण जिस तरफ वस्तु रखा गया उसकी दूसरी ओर। तो ये था दर्पण के समीप, गोलीय दर्पण के समीप अलग अलग स्थितियों में रखे गए वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख। और इससे ये पता चलता है कि मतलब यदि कहीं किसी स्थिति में वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किन किन बिंदुओं के बीच में बनेगा, कैसा प्रतिबिंब होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। तो ये आपको बताया गया। अब इसके आगे आप लोगों को बताया जाएगा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, फिर दर्पण के लिए जो फार्मूला आपका है और रेखीय आवर्धन। ये इस चैप्टर के 3 टॉपिक और बचे हैं, इसको भी बता दिया जाएगा। तो बाकी ये इतना था किरण आरेख से संबंधित जिसको आपको बताया गया।